गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन नंबर 7, मिश्रित डिक्टेशन सीरीज़ का डिक्टेशन नंबर 7, जिसकी स्पीड आपको पता होगी 100 शब्द प्रति मिनट ही रखी जाती है, ताकि आपकी एसएससी और आरएसएसबी की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। यह डिक्टेशन ऑल इन वन होता है, यानी कि सभी टॉपिक्स से थोड़ा थोड़ा मैटर लिया गया रहता है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसकी आउटलाइंस आपको हमारे इंस्टाग्राम पर अपडेट की जाती है। अगर आपने हमें वहाँ फॉलो नहीं किया है तो आप हिंदी स्टेनो सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं, या फिर हैप्पी स्टेनोग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन, जो कि है 100 शब्द प्रति मिनट का। लेकिन उसके पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि अगर ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते या फिर लाइक्स कम आते हैं तो वीडियो नेक्स्ट अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग डेली चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। जब भी हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो कोशिश रहती है कि सिर्फ हमारी अच्छी बातें ही उसे पता चले। उस वक्त हम अपनी गलतियों को उनसे छुपाते हैं। जब भी हम नौकरी के लिए आवेदन देते हैं तब संक्षिप्त विवरण में अपने अच्छे अनुभव और अपनी अच्छी आदतें मुख्य रूप से दर्शाते हैं। जब नियुक्ति करने वाले ऐसे बायोडेटा पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि हम बहुत महान इंसान हैं। यह हम सब इसलिए करते हैं ताकि हमें अच्छी नौकरी मिले। इसी तरह जब भी लोग अपने काम या व्यापार के लिए लोन लेने बैंक में जाते हैं तो वे अपनी सारी अच्छी आर्थिक उपलब्धियों के बारे में बताते हैं, क्योंकि वे अपने आप को एक भरोसेमंद ग्राहक दिखाना चाहते हैं, न कि एक आपत्तिजनक व्यक्ति। वे अपने व्यवसाय की सारी सफलताएं इसलिए लिखते हैं ताकि उन्हें आसानी से लोन मिल सके। ठीक ऐसे ही जब हम कॉलेज या फिर किसी व्यावसायिक स्कूल के लिए आवेदन करते हैं तब भी हम अपने सबसे अच्छे संदर्भ अपने पूर्व शिक्षकों से इकट्ठा करते हैं, ताकि कॉलेज में हम सबसे अच्छे और बुद्धिमान छात्र समझे जाएं। पैरा। दुनियावी कामों में यह सब करना आम बात है, पर आध्यात्मिकता की बात करें तो उस स्तर पर ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि हम अपने अंतर में बसी उस प्रभु सत्ता से खुद को छिपा नहीं सकते। उनके सामने हमारी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह होती है, इसलिए पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ हम अपनी कमियों की ओर देखें। यदि हम इस ओर ध्यान देकर उनमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि हम पहले से कम गलतियां कर रहे हैं और धीरे धीरे बेहतर होते चले जा रहे। अंत में हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जब हमसे कोई गलती नहीं होगी, और तभी हम रूहानियत के क्षेत्र में तरक्की कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि हम खुद के बजाय सिर्फ अपनी उपलब्धियों की ओर देखेंगे तो हम अहंकार से भर जाएंगे, जिससे हम कभी भी बेहतर नहीं हो पाएंगे। पैरा। संतों के जीवन की ओर देखते या पढ़ते हैं तो पाते हैं कि
कैसे वे एक धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे। यदि हम उनके जीवन से स्वयं का मूल्यांकन करें तो अपनी कमियों को देखेंगे और संतों महापुरुषों की शिक्षा को अपनाएंगे और निश्चित रूप से जीवन के हर क्षेत्र में हम सफलता प्राप्त करेंगे। संतों की दी गई सलाह पर चलकर हम हर दिन पहले से बेहतर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी है और बार बार उसी खाद्य पदार्थ को ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर पर उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। क्या हम ऐसे इंसान को समझदार कहेंगे जो एलर्जी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कर खुद को बीमार कर रहा हो? नहीं, बल्कि उसे सलाह देंगे कि वह इस तरह के खाद्य पदार्थों से परहेज करे। इसी तरह यदि हमारे कार्य हमें किसी नैतिक गुण को धारण करने से रोक कर हमारी रूहानी तरक्की में बाधा डाल रहे हैं तो ऐसे व्यवहार को हमें बदलना चाहिए। पैरा नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के नेताओं ने जाति केंद्रित जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री से जो मुलाकात की वह सकारात्मक नतीजे सामने लाने वाली होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने जब से जाति केंद्रित जनगणना कराने से इनकार किया है तब से ऐसा कराए जाने का आग्रह बढ़ा है। यह आग्रह केवल बिहार के नेताओं की ओर से नहीं बल्कि अन्य अनेक नेताओं की ओर से किया जा रहा है। यह लगभग तय है कि आने वाले समय में इस तरह का आग्रह और अधिक बढ़ेगा। यदि केंद्र सरकार उसकी अनदेखी करती है तो जाति के आधार पर राजनीतिक दल गोलबंद हो सकते हैं और इस मुद्दे को राजनीतिक रूप भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं होने देना चाहिए क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं कि जाति केंद्रित जनगणना के नाम पर जातिवाद की राजनीति को बल मिले। यह ठीक है कि स्वतंत्र भारत में जाति केंद्रित जनगणना नहीं हुई, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आगे भी ऐसा न हो। आज जाति केंद्रित जनगणना कराने के कहीं अधिक पुष्ट आधार उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार इसकी अनदेखी नहीं कर सकती कि तमाम सरकारी योजनाओं और खासकर सामाजिक उत्थान संबंधी योजनाओं का सही तरह क्रियान्वयन तभी हो सकता है जब नीति नियंताओं के पास इसके स्पष्ट आंकड़े मौजूद हों कि देश में किन जातियों की कितनी संख्या है और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है। जाति केंद्रित जनगणना केवल लोगों की गिनती नहीं होती बल्कि उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति को भी रेखांकित करती है। यह स्पष्ट रेखांकन वक्त की जरूरत बन चुका है। पैरा जाति केंद्रित जनगणना होना इसलिए और अधिक आवश्यक है क्योंकि अभी आरक्षण एवं अन्य तमाम योजनाएं उन आंकड़ों के आधार पर बनाई जा रही हैं जो स्वतंत्रता के पहले जाति आधारित जनगणना से हासिल हुए थे। इसका कोई औचित्य नहीं कि दशकों पुराने आंकड़ों के आधार पर योजनाओं का निर्धारण किया जाए। आखिर जब जनगणना में अनुसूचित जातियों और जातियों की गिनती होती है तो फिर अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य वर्ग के लोगों की गिनती कराने में क्या बुराई है। ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई मतलब नहीं कि जाति केंद्रित जनगणना कराने से समाज में विषमता अथवा वैमनस्य
उभर सकता है। समय के साथ भारतीय समाज परिपक्व हो चुका है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि जाति भारतीय समाज की एक ऐसी सच्चाई है जिस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। उचित यह होगा कि केंद्र सरकार जाति केंद्रित जनगणना कराने के लिए तैयार हो। ऐसा करके वह न केवल अपनी योजनाओं को ठोस स्वरूप प्रदान करने में सक्षम होगी, बल्कि जाति केंद्रित जनगणना के बहाने जातियों की गोलबंदी करने की जो अनावश्यक राजनीति शुरू हो चुकी है उस पर विराम लगाने में भी सक्षम होगी। पैरा शंकराचार्य कहते हैं कि केवल ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। यह जो मिथ्या को सत्य दिखाता है वही अविद्या है। अब सवाल उठता है, क्या अविद्या का निदान संभव है? क्या अहम ब्रह्मास्मि कह देने से आत्मा ब्रह्म हो जाती है? विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य कहते हैं कि सिर्फ मैं राजा हूँ रटने से कोई राजा नहीं बन जाता। राजा बनने के लिए शत्रु का नाश करना पड़ता है। यहाँ शत्रु से अर्थ अविद्या से है। कैसी विडंबना है! जीव का जो सत्य में स्वरूप है वह उसे हमेशा नहीं जान पाता, लेकिन उसी सत्य को ग्रंथ में पढ़ जरूर लेता है। शायद इसीलिए उपनिषद अध्ययन को केवल बुद्धि का व्यायाम बताता है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। आई होप डिक्टेशन आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने लिखा भी होगा। अगर थोड़ा बहुत रह गया है तो वीडियो को एक बार और प्ले करके एक बार और लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस और बेहतर तरीके से हो सके। आउटलाइंस आपको प्रोवाइड कराया जाता है हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर, जिसे फॉलो करने के लिए आपको हिंदी स्टेनो सर्च करना है या फिर हैफ स्टेनोग्राफी। और आउटलाइंस की बात करें तो आउटलाइंस एंड PDF की बात करें तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं स्टेनो हेल्पलाइन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इस सीरीज़ को प्रतिदिन कंटिन्यू किया जा सके। अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली सीरीज को अपलोड किया जाए इस सीरीज़ की डिक्टेशन को, तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और सदैव खुशी रहिए।